तो अब हम बात करते हैं भाई अर्धपारगम्य झिल्ली की, कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से। तो अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होगी जिसमें केवल विलायक के अणु ही गति कर सकते हैं, विलय के नहीं। ऐसी झिल्ली को हम क्या बोल देंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होगी जिसमें केवल विलायक के ही अणु गति कर सकते हैं, विलय के नहीं। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या बोल देंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है। जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली किन किन के अंदर पाई जाएगी, जैसे हम बात करते हैं प्याज। अगर कभी आप छिलते होंगे तो प्याज छिलने के पश्चात उसके ऊपर से एक व्हाइट सी एक झिल्ली उतरती है। ठीक है। तो वह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे जो चने हैं, चनों के अंदर भी ठीक है अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से जो अंडा होता है, अंडे को अगर छिलते हैं तो छिलने के पश्चात उससे भी एक झिल्ली उतरती है, तो वह भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होगी, एक ऐसी झिल्ली होगी जिसमें केवल विलायक के ही अणु गति कर सकते हैं, विलय के नहीं। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या बोल देंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, एक ऐसी झिल्ली, एक ऐसी झिल्ली जिसमें केवल विलायक के ही, जिसमें केवल विलायक के अणु, जिसमें केवल विलायक के अणु गति कर सकते हैं, जिसमें केवल विलायक के अणु गति कर सकते हैं, विलय के नहीं, विलय के नहीं। ठीक है। विलय के नहीं। ठीक है। उसे अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में आप लोगों को पता लग चुका है, एक ऐसी झिल्ली होगी जिसमें केवल विलायक के ही अणु गति कर सकते हैं, विलय के नहीं। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या बोल लेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया, क्या लिया भाई, कंटेनर। इस कंटेनर में मैंने यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। ठीक है। ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी मैंने। ठीक है। जिसे मैंने बोल दिया SPM। ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने लगा दी। इधर से मैंने कोई विलियन डाल दिया। ठीक है। कोई विलियन है वो मैंने इधर से डाल दिया इसके अंदर। ठीक है। जैसे ही मैंने विलियन डाला तो विलियन के अंदर दो पदार्थ होते हैं। ठीक है। एक तो होगा विलय, ठीक है, और दूसरा क्या होगा इसके अंदर, विलायक। क्या होगा, विलायक। ठीक है। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करेगी, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करेगी, यहाँ पर ये जो हमने विलियन डाला तो इस विलियन से केवल इधर की साइड, ठीक है, इस विलियन से केवल इधर की साइड विलायक के ही अणु गति करेंगे। इसके आर पार विलायक के अणु ही जाएंगे, विलय के नहीं जानेंगे। तो इसलिए ये झिल्ली जो कहलाएगी हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाएगी। ठीक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होगी जिसमें केवल विलायक के ही अणु गति कर सकते हैं, विलय के नहीं। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या बोल देंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण क्या क्या होगा, जैसे प्याज, जैसे प्याज के छिलके की झिल्ली। ठीक है। प्याज के छिलके की झिल्ली होगी, इसका एग्जांपल है, पूछ ले जाते हैं। ठीक है। बकरे के अमाशय की झिल्ली, बकरे के अमाशय की झिल्ली, ये एग्जांपल है इसके भाई। ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, अंडे के
छिलके की झिल्ली, ठीक है, अंडे के छिलके की झिल्ली होगी। और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? मटर के छिलके की झिल्ली, ठीक है, आदि। ये एग्जाम्पल लिख सकते हो उसमें, ठीक है। प्याज के छिलके की झिल्ली, बकरे के अमाशय की झिल्ली, अंडे के छिलके की झिल्ली, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है, वो तुम्हारा उसमें यूज भी होगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं इसमें कॉपर फेरो साइनाइड, कॉपर फेरो साइनाइड की झिल्ली, ये भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। एक एग्जाम्पल ये भी लिख लिया उसमें, कॉपर फेरो साइनाइड की झिल्ली आदि। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसमें केवल क्या करेंगे, विलायक के ही अणु गति कर सकते हैं, विलय के नहीं। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या बोल लेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली बोल लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक आता है परासरण। अगला टॉपिक क्या आता है, परासरण, ठीक है। परासरण क्या होता है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। परासरण क्या होगा, ठीक है, ये एक प्रक्रिया होती है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं ध्यान से, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे मैंने क्या करा, एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने क्या करा, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या करा, एक झिल्ली लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये एक मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई मैंने यहाँ पर, SPM बोल दिया मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में, अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई। यहाँ पर मैंने क्या करा, इसके अंदर इधर से कोई विलयन भर दिया, ठीक है, क्या भरा, विलयन। तो अब जैसे मैंने इसमें विलयन भरा, तो विलयन हमें पता है दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है क्या, विलायक, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या भरा, इस विलयन, इस कंटेनर के अंदर यहाँ बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक विलयन भर दिया, ठीक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य क्या होगा, जिसमें केवल विलायक के ही अणु क्या करेंगे, गति करेंगे, ठीक है। किसके अणु गति करेंगे इधर, विलायक के, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होगी जिसमें केवल विलायक के ही अणु गति कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो परासरण की प्रक्रिया क्या होगी, परासरण की प्रक्रिया में देखो क्या होगा। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, ठीक है, जो विलायक के अणु है, इसके अणु, विलायक के अणु कम सांद्रता से, कम सांद्रता से, ठीक है, अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, ठीक है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परासरण। क्या बोलते हैं भाई, ठीक है। जब किसी विलयन में विलायक के अणु, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई, परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, परासरण, ठीक है। तो परासरण की प्रक्रिया में क्या होगा, जब किसी विलयन के अंदर विलायक के अणु, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोल लेंगे, परासरण की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया होगी वह, परासरण की प्रक्रिया, ठीक है। तो परासरण समझ में आया क्या होगा, ठीक है। तो जब किसी विलयन में विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोल लेंगे भाई, परासरण, ठीक है। देखो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन सकती है, जब किसी विलयन में, या बोलो मेरे साथ बोलो, जब किसी विलयन के अंदर
विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है, तो परासरण की प्रक्रिया में क्या होगा, ठीक है, जब किसी विलयन के अंदर विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोल लेंगे भाई, परासरण। क्या बोल लेंगे, परासरण। ठीक है, परासरण की प्रक्रिया कैसे किन किन में होती है, इसके एग्जांपल होंगे। जैसे आप लोगों ने क्या करा भाई, एक बर्तन लिया, उस बर्तन में आप लोगों ने थोड़ा सा पानी लिया और पानी लेने के पश्चात उसमें आप लोगों ने चने फेंक रख दिए। ठीक है, चने फेंक रखने के पश्चात आप लोग सुबह तक देखोगे तो चने फूलने में दिखाई देंगे। तो वो किसके कारण फूले, वहां पर कौन सी प्रक्रिया हुई, परासरण की प्रक्रिया। ठीक है, चनों का फूलना। इसी प्रकार से मान लो कोई व्यक्ति है, अभी देखो बहुत बढ़िया सीजन चल रहा, बारिश बहुत बढ़िया हो रही, नदी चढ़ चढ़ आ रही और बहुत से बच्चे नहाने के लिए जा रहे नहर में, है ना। तो वे नहाते नहाते बेचारे वहां डूब जा रहे। कुछ समय के बाद, एक हफ्ते बाद उनकी बेचारी डेड बॉडी मिली, तो उसे देखो फुला हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, फुला हुआ। तो फुला हुआ किसके कारण मिला, क्योंकि वहां कौन सी प्रक्रिया हुई, परासरण की प्रक्रिया। ठीक है, चनों का फूलना, मनुष्य के शव का फूलना, ये किसकी प्रक्रिया होगी, परासरण की प्रक्रिया होगी, क्योंकि उसमें विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या होगा परासरण की प्रक्रिया। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, विलयन के अंदर, ठीक है, जब किसी विलयन के अंदर विलायक के अणु, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन रिपीट करो मेरे साथ। जब किसी विलयन में विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है, ये देखो इतना सा मैंने डायग्राम जो है बना रखा है ना, इसी से ही आप लोग डेफिनेशन बना सकते हो। समझने का खेल है, बस है डेफिनेशन बिल्कुल आसानी इसकी। ठीक है, और ये एक प्रक्रिया आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, रिपीट करोगे। जब किसी विलयन में विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। जैसे चनों का फूलना, मनुष्य के शव का पानी में फूलना आदि, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। समझ में आया सभी को। ठीक है, यही डेफिनेशन में देखो इधर लिख रहा। जब किसी विलयन में विलायक के अणु जब किसी विलयन में विलायक के अणु, ठीक है, पहला पॉइंट था जब किसी विलयन में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट था विलायक के अणु, वो लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया सर, परासरण कहते हैं। जैसे चनों का पानी में फूलना, जैसे चनों का पानी में फूलना। ठीक है, एक एग्जांपल ये होगा, कोमा मनुष्य के शव का
शव, शव का मतलब होता है बॉडी, मनुष्य के शव का पानी में फूलना, पानी में फूलना, ठीक है, आदि, ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो प्रासरण की प्रक्रिया क्या होगी, जब किसी विलयन में विलायक के अणु, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रासरण। ठीक है, नोट करो। तो अब हम बात करते हैं, देखो अगला टॉपिक आता है हमारा विसरण। तो विसरण की प्रक्रिया क्या होगी, विसरण की प्रक्रिया में क्या होगा, कोई भी चाहे ठोस हो, द्रव हो या कोई गैस हो, ठीक है, किसी भी ठोस, द्रव या गैस के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना ही हमारा क्या कहलाता है भाई, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण। ठीक है, अब जैसे मान लो विसरण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी, जैसे देखो ध्यान से भाई, हमारे यहाँ एक लड़का है बहुत ही आस्तिक है, इसका नाम है बेचारेगा पीयूष। ठीक है, ये बहुत ही आस्तिक है, इसे रोज सुबह शाम क्या करना है, अपने जो मतलब इनके जो मतलब वो भी होंगे, मतलब जो इनके आस्तिक होंगे, मतलब जो इनके भगवान होंगे, कुछ भी मतलब जिसमें इनकी आस्था होगी, उनके सामने रोज अगरबत्ती जलाते हैं। कौन जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं भाई साहब, पीयूष भाई साहब। तो ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ अगरबत्ती जलाएंगे, जहाँ पे बैठा हुआ बेचारा पूजा कर रहा है, तो यहाँ पर इसने क्या लगाई, एक अगरबत्ती लगाई। क्या लगा भाई, अगरबत्ती जहां इसने जला रखी, वहां जो गैस के अणु थे उनकी सांद्रता क्या थी, अधिक। सांद्रता उनकी क्या थी भाई, अधिक। जहां पर इसने, ठीक है, अपने आराध्य के लिए क्या किया, ठीक है, प्रार्थना की, ठीक है, अगरबत्ती जलाई, तो वहां जो गैस के अणु थे उसकी सांद्रता क्या थी, अधिक थी, है ना। और इधर बैठा हुआ था ये, ठीक है, थोड़ा पढ़ने वाला बच्चा था, ठीक है, इसका नाम था, क्या नाम था इसका, पढ़ने वाला बच्चा था अभिनंदन। भाई जब हम क्या करते हैं, एक आदमी अगर आस्तिक हमारे पास बैठा तो उसका हमें क्या करना होता, अभिनंदन। क्या करना होगा, अभिनंदन करना होगा। तो अब यहाँ पर देखो, जहां पर इसने बेचारे ने यहाँ पर अगरबत्ती जलाई, वहां पर जो गैस के अणु थे उनकी सांद्रता क्या थी, अधिक। और इधर बैठे पढ़ने वाला बच्चा बैठा हुआ था अभिनंदन, इसका हमने अभिनंदन किया, इसके पास धीरे 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 इधर उधर को उड़ कर, ठीक है, जो गैस के अणु है वो पहुंच गए। ठीक है, इसे पता लगा, ठीक है, यहाँ से इसे थोड़ी सी स्मेल आई, थोड़ी सी खुशबू आई। ठीक है, इसने कहा कि भाई एक आस्तिक बंदा पीयूष है, ठीक है, उसने बेचारे ने क्या करी, पूजा पाठ करी, जिसकी महक उसके यहाँ तक पहुंची। ठीक है, अभिनंदन के घर तक, मतलब इसके कमरे तक पहुंच गई, मतलब एक ही घर में रह रहे हैं। ठीक है, तो गैस के अणुओं, जहां ये इसने पूजा करी वहां गैस के अणुओं की सांद्रता क्या थी, अधिक। और जहां अभिनंदन बैठा हुआ था वहां गैस के अणुओं की सांद्रता क्या होगी थी भाई, पहुंचते पहुंचते कम। ठीक है, तो किसी भी ठोस, द्रव या गैस के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, हमारा विसरण। क्या कहलाता है, एक फैंसी बॉय भी हमारे यहाँ से भाई, ठीक है, इसका नाम है बेचारे का अनुराग। ये ऐसा बच्चा है बेचारा, जब भी किसी भी जगह पर जाओगा, पार्टी में जाओगा, कहीं भी जाओगा, तो हमेशा ये परफ्यूम लगा के जाओगा। क्या लगा के जाओ, तो जैसे ही इसने परफ्यूम डाला, जिसे बोलते हैं इत्र, क्या बोलते हैं, अब जैसे ही इसने इत्र डाला तो जहां पर इसने डाला वहां पर स्मेल बहुत अच्छी आ रही, एकदम सब उसके जो गैस के अणु थे वहां पर, ठीक है, जो परफ्यूम से निकले वहां उसकी सांद्रता क्या थी, अधिक। ठीक है, इसके कुछ दूरी पर ये खड़ा हुआ था बेचारा, ठीक है, इसका नाम था पीयूष। ठीक है, ये भाई इधर से इसने पूजा पाठ करी, इधर से इसने परफ्यूम डाल दिया। ठीक है, दोनों का मिश्रण हो गया, है ना। इसे बेचारों की इधर से अगरबत्ती की सुगंध आ रही, इसे इधर से परफ्यूम की सुगंध आ रही। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ जो इसकी सांद्रता थी, अगरबत्ती की सुगंध की सांद्रता, मतलब इसके जो अगरबत्ती की जो यहाँ पर अणु थे, मतलब उसके गैस के अणु थे, उसकी सांद्रता इसके पास अधिक थी। ठीक है, इधर इसके पास, ठीक है, परफ्यूम की सांद्रता अधिक थी, तो इसके जो अणु थे गैस के वो इसके पास गए, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण की प्रक्रिया हुई। इधर से इसके पास अगरबत्ती की सुगंध गई, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तो भी विसरण की प्रक्रिया हुई। ठीक है, तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी ठोस, द्रव या गैस के अणु अगर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे तो उस प्रक्रिया का नाम होगा विसरण। क्या होगा, विसरण।
जैसे अगरबत्ती की सुगंध, ठीक है, इत्र की सुगंध, ये इसके एग्जाम्पल होंगे विसरण की प्रक्रिया के। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठोस द्रव या गैस के अणुओं का, गैस के अणुओं का, ठीक है, अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना ही, गति करना ही विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, तो ठोस द्रव या गैस के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना ही विसरण कहलाता है। जैसे जैसे इत्र की सुगंध, जैसे इत्र की सुगंध, कोमा, ठीक है, अगरबत्ती की सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध, ठीक है, आदि, ये क्या होगा, इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो विसरण की प्रक्रिया में क्या होगा, जब कोई भी ठोस द्रव या गैस के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोल लेंगे, विसरण कहलाएंगे। ठीक है, क्या बोल लेंगे भाई, विसरण। जैसे इत्र की सुगंध, ठीक है, अगरबत्ती की सुगंध, मात्रा इधर की लगा ली उसमें। ठीक है भाई, ये इसके क्या हो गए एग्जाम्पल। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता, देखो जरा ध्यान से, परासरण तथा विसरण, परासरण तथा विसरण में अंतर, परासरण तथा विसरण में अंतर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, परासरण और विसरण में अंतर करना है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, अगर परासरण और विसरण की डेफिनेशन नहीं आई तो इनमें अंतर जरूर आएगा। ठीक है, 2 नंबर में, ठीक है, या 3 नंबर में जरूर आएगा, ध्यान रखना। परासरण तथा विसरण में अंतर क्या होगा, तो अब इनमें देखो अंतर कैसे करेंगे, एक साइड लिख लेंगे हम परासरण, ठीक है, और दूसरी साइड लिख लेंगे विसरण। ठीक है, अब इनमें आराम से पहले क्या करेंगे, हम अंतर करेंगे, परासरण और विसरण में अंतर करेंगे। देखो सबसे पहला अंतर क्या होगा, जब भी किन्हीं भी दो चीजों में हम अंतर करेंगे तो सबसे पहला अंतर तुम्हें ध्यान रखना, सबसे पहला अंतर होगा उनकी डेफिनेशन। क्या लिखोगे, डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहला अंतर होगा, जो परासरण का जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में विलायक के अणु, विलायक के अणु, ठीक है, जब किसी विलयन में विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, गति करते हैं, तो इस प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है, पहला अंतर ये होगा। ठीक है, इधर विसरण में क्या होगा, नंबर 1 करके वही इसकी डेफिनेशन, ठोस द्रव या
गैस के अणुओं का, ठोस द्रव या गैस के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना ही विसरण कहलाता है। ठीक है भाई, पहला अंतर अब मिल चुका है। अब देखो इसका दूसरा अंतर, देखो क्या होगा। दूसरा अंतर देखो इसमें क्या होगा। जो परासरण की प्रक्रिया होती है, परासरण की प्रक्रिया में हमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, और विसरण की प्रक्रिया में क्या हमने अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग करा तो नहीं। तो परासरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, विसरण की प्रक्रिया में नहीं। ठीक है, तो दूसरा अंतर होगा, परासरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। ठीक है, इधर लिखेंगे इसमें, विसरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है भाई, तीसरा अंतर देखो। क्या होगा। जब परासरण की प्रक्रिया होगी तो उसमें देखो जरा ध्यान से। परासरण की प्रक्रिया में जैसे हमने क्या करा था, कोई विलयन लिया था, यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई थी। ठीक है, इधर कोई विलयन भर दिया था, तो विलयन भरने के पश्चात विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से ही गति कर रहे थे, और उसके लिए एक निश्चित दिशा में गति कर रहे थे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी परासरण की प्रक्रिया में जो इसकी दिशा है, परासरण की प्रक्रिया की दिशा क्या है, एक निश्चित है। लेकिन विसरण की प्रक्रिया में जो गैस होगा या ठोस होगा, ठीक है, उसके जो अणुओं की दिशा वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं। ठीक है भाई, गैस के अणु इधर भी जा सकते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, इधर भी चले गए, इधर भी चले गए, इधर भी चले गए, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, यानी कि इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। तो तीसरा अंतर होगा भाई देखो, परासरण की प्रक्रिया की दिशा निश्चित होती है। ठीक है भाई, परासरण की प्रक्रिया की दिशा निश्चित होती है। और इधर देखो, विसरण की प्रक्रिया की दिशा विसरण की प्रक्रिया की दिशा निश्चित नहीं होती है। ठीक है भाई, तीसरा अंतर ये होगा। फिर चौथा अंतर देखो, इसमें क्या होगा। चौथा अंतर क्या होगा, इसके एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, उसमें इनके एग्जाम्पल लिखेंगे। चनों का फूलना, चनों का पानी में फूलना, ऐसे लिखो, चनों का पानी में फूलना।
कोमा मनुष्य के शव का, मनुष्य के शव का पानी में फूलना, पानी में फूलना, ठीक है, आदि। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया इधर? इत्र की सुगंध, ठीक है, अगरबत्ती की सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध आदि, ठीक है। ये क्या हो गया, इसमें अंतर हो गए प्रासरण और विसरण में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो जरा।